नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। क्लास 9th की इकोनॉमिक्स की किताब चल रही है, चौथा पार्ट है ये। कोशिश करूंगा कि मैं इसमें इस चैप्टर को ख़त्म कर दूं। नहीं ख़त्म हो पाया तो एक वीडियो और लगेगी। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने यहाँ तक ख़त्म कर लिया था, देख लिया था कि माइग्रेंट, ये जो आपके दो गाँव थे नॉर्थ बिहार के, मजौली और गोसाईपुर, इनके 850 हाउस होल्ड्स में से 250 मैन दूसरे शहरों में जाके काम कर रहे हैं। कहाँ कहाँ पे काम कर रहे हैं, इस चीज़ को हमने समझने की कोशिश की। अब समझेंगे कि कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग, कितना पैसा चाहिए फार्मिंग के प्रोफेशन में इन्वॉल्व होने के लिए। खासकर अगर आप मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की बात करिए तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स में पैसे की जरूरत ज्यादा है। फार्मर्स को मॉडर्न फार्मिंग मेथड में मनी की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। और खास बात दोस्तों ये है कि ज्यादातर जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं उनके पास किसी प्रकार की कोई सेविंग तो होती नहीं है। उनकी एग्जिस्टेंस माउथ टू नेक की है। उनके पास पैसा आया और उन्होंने खत्म किया। उनके पास कोई रिजर्व सेविंग तो है नहीं। तो जब भी उनको मान लीजिए किस कोई क्रॉप लगाना है या सीड्स खरीदनी है या फिर फर्टिलाइजर्स खरीदने हैं, तो उसके लिए उनको पैसा करना पड़ता है बोरो। और मोस्ट प्रॉब्ली ये जो बैंकों के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स हैं, ये फार्मर्स के पास उतने इजीली और रेडली अवेलेबल नहीं हो पाते। तो ये फार्मर्स बड़े फार्मर से या मनी लेंडर से पैसा खरीद लेते हैं उधार पे, या ट्रेडर से पैसा लेते हैं उधार पे, और इस पैसे से वो अपना बिजनेस चलाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इनको ये पैसा मिलता है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्चुअली में अनपेएबल होता है। एक एग्जांपल देते हैं। सविता नाम की छोटी फार्मर है। उसने प्लान किया कि उसके पास जो 1 हेक्टेयर की जमीन है उस पर वो गेहूं उगाएगी। उसके लिए सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स चाहिए, वाटर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, फार्म इंस्ट्रूमेंट्स जो उसके पास पहले थे उनको बनवाने के लिए पैसा चाहिए। और उसको लगा कि इस सब चीजों के लिए 3,000 रुपए तो लग ही जाएंगे। अभी उसके पास तो 3,000 रुपए है नहीं सविता के पास। तो उसने सोचा चलो तेजपाल सिंह से ले लेते। तेजपाल सिंह कौन है? तो तेजपाल सिंह गांव के एक बड़े फार्मर हैं भाई। इन्होंने सविता को पैसा दिया और 24% के ब्याज पे पैसा दिया 4 मंथ्स के लिए। मतलब 4 महीने के लिए पैसा दिया और 24% का ब्याज लगाया। मतलब 100 रुपए, अगर 3,000 रुपए दिए हैं सविता को, तो 4 महीने के बाद 3,000 रुपए का कितना पैसा वापस करेगी? 3,720। क्योंकि 3,000 का जो 24% होता है वो तो 720 रुपए होता है। तो टोटल सविता पैसा कितना वापस करेगी? 3,720। अब सोचिए, अगर ये 24% रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 महीने के लिए लगाया जा रहा है, तो जस्ट इमेजिन साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। इस हिसाब से साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा इसका 3 गुना, यानी 72%। 72% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है यहां पे कौन? आपका एनुअल एनुअल 72% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है तेजपाल सिंह। ये अनरियलिस्टिक रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जब बैंक देंगे ना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर इन फार्मर्स को पैसा, तो 6 या 7% में मिलेगा। और यहाँ पे 72% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ये सविता जैसे फार्मर्स पैसा उठा रहे हैं। सोचिए कितने बुरे हालात है। और इतना भी इनफ नहीं है। सविता ने प्रॉमिस किया है तेजपाल सिंह को कि भैया जब हार्वेस्ट सीजन आएगा तो तेजपाल सिंह के खेत में जाके जो भी सेविंग हार्वेस्टिंग का काम होगा वो 100 रुपए प्रतिदिन पे करेगी सविता। मतलब कि 72% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पैसा उठाया, वो इनफ नहीं है, काम भी जाके करना पड़ेगा वहां पे। समझ गया बात को? और अब सोचिए सविता के ऊपर जरा मेंटल और फिजिकल प्रेशर सोचिए। उसको अपने 3 बच्चे भी पालने हैं, वो 3 साल के बच्चों की माँ है। उसके पास बहुत सारी और हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि हमारे देश की लेडीज के पास क्या क्या हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। उसके ऊपर से उसको अपने खेत में भी काम करना है और उसके ऊपर से उसको तेजपाल सिंह के खेत में भी जाके काम करना है 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से। बैक ब्रेकिंग वर्क। एक सेकंड के लिए देख के लगता है ये वर्क पॉसिबल ही नहीं है। इतना अमाउंट ऑफ वर्क पॉसिबल ही नहीं है। और यही होता है, जब सविता जैसे फार्मर्स पैसा लौटा नहीं पाते ना, तो तेजपाल सिंह जैसे फार्मर्स उनकी जमीनें छीन लेते हैं। और दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट इन रूरल इंडिया। आज भी ये हो रहा है। वहीं पे अगर आप स्मॉल फार्मर से कंपैरिजन करो मीडियम और लार्ज फार्मर्स का, मीडियम और लार्ज फार्मर्स बेटर ऑफ है स्मॉल फार्मर से। क्योंकि एक साल में अपनी खेती की कमाई से ये मीडियम और लार्ज फार्मर्स ठीक ठाक पैसा बचा लेते हैं, ठीक ठाक सेविंग्स कर लेते हैं, और इन सेविंग्स के दम पे वो अपना कैपिटल जुटा लेते हैं। इनके पास अपनी खुद की सेविंग्स होती हैं। समझ गए? अभी इनकी सेविंग्स किस प्रकार से होती हैं, क्या क्या होती हैं, उसके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। हमने 3 फैक्टर्स यहां पे देखे हैं, लैंड, लेबर और कैपिटल। ठीक है भाई। अब बात करते हैं सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। फार्मर्स जब वीट को या फिर राइस को या किसी भी और प्रकार के आप कह सकते हैं प्रोडक्ट को अपने जमीनों पे उगवाते हैं, तो भाई उनको प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट अब डिपेंड करेगा कि फार्मर किस लेवल पे मतलब खेती कर रहा है और किस लेवल पे वो पैसा कमा रहा है। अगर छोटा फार्मर होगा, ठीक है, वैसे तो नॉर्मल क्या होना चाहिए कि अगर एक फार्मर ने गेहूं उगाए, मान लीजिए वीट उगाए, तो कुछ वीट वो अपने लिए साइड में रख लेगा अपने घर के कंजम्पशन के लिए, और बाकी वीट वो बेच देगा।
ठीक है भाई। लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं, सविता जैसे फार्मर हो गए, गोविंद जैसे फार्मर हो गए, इसके 3 बच्चे हो गए, इनके यहाँ तो इतना वीट की पैदावार हो ही नहीं रही। अभी सविता अपने 1 हेक्टेयर के प्लॉट पे कितना ही वीट उगा लेगी, ठीक है भाई। तो इनके यहाँ पे वीट की पैदावार इतनी हो नहीं रही, तो अपने लिए प्रोडक्शन साइड में ही रखेंगे, ये ज्यादा एक्स्ट्रा इनके पास बचेगा नहीं बेचने के लिए, ठीक है ना भाई। तो ज्यादातर ये जो भी पैदावार करते हैं उसको अपने के लिए रख लेते हैं, ठीक है भाई। और वहीं पे अगर मीडियम और स्मॉल फार्मर्स की बात करो तो ये ठीक ठाक वीट कमा लेते हैं, पैदा कर लेते हैं, तो बहुत सारा ये अपने लिए भी रख लेते हैं अपने काम भर का, बाकी ये मार्केट में जाके बेच देते हैं। हमने जो बुलक कार्ट देखी थी पिक्चर 1.1 में, वो यही दिखा रही थी कि कैसे जो एक्स्ट्रा वीट था वो जाके दूसरे मार्केट्स में बेचा जाता है। जब ये लोग एक्स्ट्रा वीट लेके मार्केट्स में पहुंचते हैं जहां पे ट्रेडर्स इन्वॉल्व है, मोस्ट प्रॉब्ली बहुत सारे लोग एपीएमसी मंडी में पहुंचते हैं, जहां पे एपीएमसी मंडी नहीं होती है वहां पे सीधे ट्रेडर्स से जाके मिलते हैं। तो वहां पे ये ट्रेडर्स उनसे उनका वीट खरीद लेते हैं और फिर ये ट्रेडर्स आगे जाके शॉपकीपर्स को टाउन्स और सिटीज में ये वीट बेच देते हैं और फिर आगे ट्रेडर्स इस वीट को आगे बेच देते हैं। अब तेजपाल सिंह जो फार्मर है जिसने सविता को पैसा उधार पे दिया था, उसके पास सालाना 350 क्विंटल ऑफ वीट एक्स्ट्रा होता है, 350 क्विंटल ऑफ वीट एक्स्ट्रा होता है। और वो सारा का सारा सरप्लस वीट रायगंज मार्केट में बेच देता है, अच्छा खासा पैसा कमा लेता है। और तेजपाल सिंह अपनी इस एक्स्ट्रा अर्निंग से क्या करता है, तो उसको बैंक अकाउंट में जमा कर देगा तो सेविंग ब्याज खाएगा, डिमांड डिपॉजिट में जाएगा तो डिमांड वो ब्याज खाएगा। फिर ये तेजपाल सिंह जैसे किसान क्या करते हैं, इनके पास जो एक्स्ट्रा पैसा होता है इसको ये उधार में चढ़ाते हैं, लेंड करते हैं सविता जैसे छोटे छोटे फार्मर्स को, और उनसे फिर ये लोग इंटरेस्ट वसूलते हैं। तो काफी हालात खराब हैं, ठीक है ना। फिर तेजपाल सिंह जैसे लोग एक्स्ट्रा ट्रैक्टर खरीद सकते हैं, एक्स्ट्रा मशीनरी खरीद सकते हैं, थ्रेशर खरीद सकते हैं, हार्वेस्टर खरीद सकते हैं, ठीक है भाई। और ये तेजपाल सिंह जैसे दूसरे लार्ज और मीडियम फार्मर सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को बेच के अच्छी खासी जिंदगी जी सकते हैं। इनके पास अगले सीजन के लिए कैपिटल होता है, अगले सीजन के लिए जितने भी इनपुट्स हैं उनको खरीदने के लिए पैसा होता है। फिर कुछ फार्मर्स कैटल ट्रक्स भी खरीद लेते हैं, कुछ छोटी मोटी दुकानें खरीद लेते हैं, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब मेन चीज है कि भाई नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या क्या हो रही हैं पालमपुर में। यहाँ पे पालमपुर के उदाहरण को लेके एक्चुअली में रूरल इलाके में एक विलेज में क्या क्या हो सकता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने देख लिया कि भाई फार्मिंग मेन एक्टिविटी थी पालमपुर में, लेकिन कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज भी देख लेते हैं। लगभग 25% लोग पालमपुर के नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में अवेलेबल है। जो मैंने बताया था शुरुआत में कि फार्मिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने वाले 75% लोग हैं, लेकिन 25% लोग नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व होने वाले हैं, ठीक है भाई। इनको देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर दीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल पे ज्वाइन बटन दबा के मेंबर ही बन सकते हो। ऑलमोस्ट हर चीज़ आपको फ्री में अवेलेबल हो रही है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, डेली नोट्स जवाब दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको बाकी मेरे करंट अफेयर्स की लेक्चर्स की पीडीएफ, एडिटोरियल, करंट अफेयर्स सबकी मिल जाएगी। एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। देखिए भाई पालमपुर के फैमिलीज की एक मेन कॉमन एक्टिविटी है, वो है डेयरी। पीपल अपनी बफेलोस को, भैंसों को अलग अलग प्रकार की घास, ज्वार, बाजरा खिलाते हैं रेनी सीजन के दौरान। ये भैंस जो मिल्क देती हैं, दूध देती हैं, उस दूध को रायगंज में बेचा जाता है। रायगंज पास का जो विलेज था लगभग 3 किलोमीटर दूर, शाहपुर टाउन में 2 कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स हैं। मतलब शाहपुर टाउन के रायगंज में 2 कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स है। आपको पता है कि दूध भाई एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आपको प्रिजर्व करके रखना होगा, नहीं तो वो खराब हो जाएगा। तो जैसे ही भैंस ने दूध दिया, कहां पे, आपका पालमपुर में, जहां जहां से भी दूध एक्स्ट्रा हुआ उस दूध को लेके जाया गया कहां पे, दिस कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर ऑफ रायगंज में। उस रायगंज में उस मिल्क को स्टोर किया गया, जो भी करते हैं प्रोसेस किया गया, दूसरे मिल्क प्रोडक्ट्स में बदला गया और फिर उसको जाके दूर के शहरों और सिटीज में बेच दिया गया। ये तरीका होता है दूध को करने का। तो भाई ये डेयरी सेक्टर भी वहां पे चल रहा है। तो नॉन फार्म एक्टिविटीज में एक डेयरी सेक्टर हो गया। कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो एग्रीकल्चर के अंदर ही आप मान सकते हो डेयरी को, क्योंकि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को अगर आप एक ही ब्रैकेट में देखते हो तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर दूध का प्रोडक्शन भी आ गया, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जानवर को मार के उसके मीट खाने का प्रोडक्शन भी आ गया। तो ये सब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही आते हैं। फिर एक एग्जाम्पल देते हैं स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर का। भाई पालमपुर में 50 से कम लोग इन्वॉल्व हैं मैन्युफैक्चरिंग में। मैन्युफैक्चरिंग बड़े शहरों में होती है, बड़े शहरों में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगा रखी हैं, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है एडवांस्ड प्रोडक्शन मेथोडोलॉजी से। पालनपुर में जिस प्रकार की मैन्युफैक्चरिंग होती है वो बिग फैक्ट्री वाली मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो शहरों वाली मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो जो छोटे स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है वो वाली मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग होती है। यहाँ पे ज्यादातर ये मैन्युफैक्चरिंग घर में होती है और फैमिली लेबर यहाँ पे मदद करता है। किस प्रकार से होती है इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है।
मिश्री लाल ने बैंक से पैसा लोन पे उठा के, हालांकि बैंक से पैसा लोन पे उठा के कहीं से भी, उसने एक मैकेनिकल शुगर केन खरीदी। ये मैकेनिकल शुगर केन क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है। तो जो भी गन्ना प्रोड्यूस होता है, उस गन्ने को पीस के उसको जैगरी में बदलना, गुड़ में बदलना, रॉ गुड़ में बदलना, वो गुड़ नहीं जो हम घर में खाते हैं, इस प्रोसेस को आप बोलते हो, इस प्रोसेस को किया जाता है इस मैकेनिकल शुगर केन के थ्रू। तो मिश्री लाल मैकेनिकल शुगर केन में शुगर केन को क्रश करके किस में बदल देता है, जैगरी में बदल देता है। और ये जो जैगरी है, ये जो ट्रेडर्स हैं शाहपुर के, वो खरीद लेते हैं। ये जैगरी चली जाती है शुगर मिल्स में बिकने के लिए और कई जगहों पे बिकने के लिए, और इस पूरे प्रोसेस में मिश्री लाल थोड़ा पैसा कमा लेता है। तो बेसिकली दिस इज ऑल्सो अ नॉन फॉर्म एक्टिविटी। लेकिन आप ये देख पा रहे हो, ये जो नॉन फॉर्म एक्टिविटीज है ना, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो डेयरी हो, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली वो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं। फिर भाई कुछ शॉपकीपर्स भी काम करते हैं आपके पालमपुर में। तो भैया पालमपुर में ट्रेड भी होता है। ट्रेड क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। तो भाई गुड्स को एक्सचेंज किया, खरीदा बेचा, उससे पैसा बना। तो भाई बहुत सारे लोग ट्रेड में इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि पालमपुर एक कोई ट्रेडिंग डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, वो तो फार्मिंग डिस्ट्रिक्ट है। तो पालमपुर में बहुत से शॉपकीपर्स हैं जो कि सिटी से छोटा मोटा सामान लेके आते हैं होलसेल में, फिर उनको विलेजेस में लाके बेचते हैं। तो विलेज की जो छोटे छोटे किराने की दुकान होती है, चावल, गेहूं, चीनी, टी, ऑयल, बिस्कुट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरी, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है भाई। कुछ फैमिलीज बस स्टैंड के पास रहती हैं, तो भाई जब वो बस स्टैंड के पास रहती हैं, उसके पास छोटी मोटी दुकानें खुल गई हैं, तो छोटे मोटे ईटेबल्स जैसे समोसे तले जा रहे हैं, ठीक है, जलेबियां बन रही हैं, इस तरीके की चीजें की दुकान खोल के बैठ गए लोग, उससे पैसा कमा रहे हैं। फिर भाई कुछ और कोचिंग का धंधा गांव तक पहुंच गया। तो करीम ने कंप्यूटर का क्लास का सेंटर खोल दिया विलेज ने। कमीर में दिमाग लगाया, उसने देखा कि भाई गांव के बच्चे तो शाहपुर टाइम में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इनको कंप्यूटर सीखना है। और करीम ने यह देखा कि भाई 2 लेडीज हैं इस गांव में जिनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिग्री है, तो वो पढ़ा सकती हैं। तो करीम ने सोचा कि मैं कुछ कंप्यूटर अगर अपने सेंटर में लगा दूं और मेरे पास एक बिल्डिंग हो, तो वहां तो मैं एक धंधा शुरू कर सकता हूं पूरा का पूरा। अरे पढ़ाने वाले भी अवेलेबल हैं, पढ़ने वाले भी अवेलेबल हैं, तो भाई बैठ के वहां पे काम हो जाएगा। तो वो कंप्यूटर लेके आया, क्लासरूम सेटअप की अपने घर के आगे वाले कमरे में, और उसने पढ़ाना शुरू कर दिया। बच्चे आना शुरू कर दे, कमीर की उपाय शुरू हो गई। अब इससे करीम का भी फायदा, और उन बच्चों का भी फायदा जो पढ़ रहे हैं, और उन टीचर्स का भी फायदा जो पढ़ा रहे हैं, उनको भी थोड़ा बहुत पैसा मिलेगा। फिर ट्रांसपोर्ट नाम की भी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। तो भाई ट्रांसपोर्ट की बात की जाए तो भाई बहुत वैरायटी ऑफ व्हीकल्स रोड पे चल रहे थे। पालमपुर से लेके रायगंज तक के रास्ते में रिक्शा वाला थे, टोंगा वाला थे, जीप थी, ट्रैक्टर था, ट्रक ड्राइवर्स थे, ट्रेडिशनल बुलक कार्ट्स थी, बोगी थी। ये सब लोग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में इन्वॉल्व थे। अब धर्म बाट के लिए तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वॉल्व होंगे नहीं, ये काम कर रहे होंगे और उनको इस बात के पैसे मिल रहे होंगे। तो ये लोग फेरी करते थे लोगों को और गुड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उसके बदले में इनको पैसा मिलता था। एक जगह से दूसरी जगह इनका काम था लोगों को ले जाना, और बदले में इनको पैसा मिलता था। अब भैया पिछले कुछ सालों में पालमपुर में जितने भी लोग ट्रांसपोर्ट सेक्टर में इन्वॉल्व हैं, उनका नंबर बढ़ गया। नंबर क्यों बढ़ गया? क्योंकि भाई देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, फार्म प्रोडक्शन को सरकार और बढ़ा रही है, तो भाई कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट सेक्टर की जरूरत भी बढ़ेगी। तो इसका भी एक एग्जाम्पल है। किशोरा नाम का एक फार्म लेबर है, बाकी लेबर्स की तरह भी वो अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था जो भी उसका रहा था उसमें। तो किशोरा ने बैंक से एक लोन लिया, और गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंदर उसको जो लोन मिला उसको बहुत सस्ते इंटरेस्ट रेट पे मिला। ठीक है ना भाई। उस लोन से उसने एक बफेलो खरीदी, उसको बफेलो मिल्क बेच के थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, और उसने अपनी बफेलो के साथ एक वुडन कार्ट जुड़वा दी है। उस वुडन कार्ट से थोड़ा बहुत सामान भर के वो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। तो उस सामान से रिवर गंगा तक जाता है, गंगा से क्ले लेके आता है, क्ले को पॉटर पे बेचता है, इस क्ले से ही जो पॉटर है, जो कुम्हार है, वो घड़े बनाता है। तो क्ले को गंगा घाट से घर तक लाने का काम करता है कौन? आपका किशोरा। और इससे किशोरा के पैसे बनते हैं, और उस भैंस से जो दूध आता है वो उसके घर की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है, और कहीं ना कहीं जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा होता है वो बेच देता है। फिर भाई वो कभी कभी शाहपुर जाता है किशोरा, एक लोड ऑफ जैगरी के साथ, मतलब कि जो क्रश किए हुए गन्ने हैं उनके साथ जाता है आपका शाहपुर उनको बेचने के लिए। तो इन सब चीज़ों से आपके किशोरा को कुछ पैसे मिलते हैं। तो फाइनली यहाँ पे बात करते हैं भाई समरी की। समरी में वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको पहले बताई हैं, कि इस पर्टिकुलर विलेज की जो मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी वो थी फार्मिंग। धीरे धीरे जैसे जैसे साल आगे बढ़ते गए, फार्मिंग जिस हिसाब से इस विलेज में प्रैक्टिस करी जाती थी उसके तरीके बदलने लगे। ओके, जब फार्मिंग के तरीके बदलने लगे, पहले ट्रेडिशनल मेथड से अब मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग आने लगे। मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग के चलते भाई उतने ही अमाउंट ऑफ लैंड में ज्यादा क्रॉप्स ये लोग उगाने लगे।
अब उतने ही लैंड से अगर ज्यादा पैदावार होने लगी तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि लैंड फिक्स्ड है, स्कार्स है। लेकिन ज्यादा पैदावार करने के चक्कर में लैंड के ऊपर प्रेशर पड़ा, जिससे लैंड जल्दी डिग्रेड होने लगा, नेचुरल रिसोर्सेज जल्दी डिप्लेट होने लगे, फॉरेस्ट उड़ने लगे, ग्राउंड वाटर में पानी का जो लेवल है वो नीचे जाने लगा, ब्ला ब्ला प्रकार की हरकतें यहां पे होने लगी। फिर भाई जितना फार्मिंग में आपको कम लैंड की जरूरत है एक अमाउंट ऑफ क्रॉप्स को पैदा करने के लिए, उतना ही ज्यादा कैपिटल की जरूरत है, और मीडियम और लार्ज फार्मर्स इस कैपिटल को अफोर्ड कर सकते हैं। कैपिटल, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पानी को अवेलेबल करवाना सिंचाई के लिए, ये सब चीजें मैं आपको इस पूरे चैप्टर में बता चुका हूं। तो भाई जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स हैं वो कहीं ना कहीं अपनी सेविंग से प्रोडक्शन टारगेट्स को मीट कर सकते हैं। लेकिन जो स्मॉल फार्मर, देखिए मिडियम और लार्ज फार्मर्स के पास इतनी सेविंग है कि वो अपने प्रोडक्शन को सस्टेन कर सकते हैं, बट स्मॉल फार्मर्स के पास इतनी सेविंग नहीं है। एंड द प्रॉब्लम इज कि स्मॉल फार्मर्स कॉन्स्टिट्यूट 80% ऑफ द टोटल फार्मर्स इन इंडिया। तो भैया इंडिया में जितने भी किसान हैं 80% किसान तो स्मॉल फार्मर्स हैं। तो भाई मीडियम और लार्ज फार्मर्स की तो अच्छी चल रही है, लेकिन ये स्मॉल फार्मर्स करें तो करें क्या? प्लस भाई इन फार्मर्स को लोन मिलना मुश्किल, इनके प्लॉट के साइज भी छोटे, तो इनकी प्रोडक्शन भी इनफ नहीं थी, तो ये अपने घर को ही सस्टेन नहीं कर पाते थे। और जब इनके पास पैसों की कमी पड़ती थी, सेविंग इनके पास कुछ है नहीं, तो भाई ये क्या करेंगे? उधार उठाएंगे पैसा। उधार उठाने के बाद ये डेप्ट में फंस जाएंगे, और उसके साथ साथ ये दूसरे बड़े फार्मर्स की जमीन पे भी जाके काम करेंगे, क्योंकि घर का पैसा तो चलाना है ना, अपनी फैमिलीज को, अपने आप को खिलाना तो है ही ना। और जैसा कि मैंने आपको इस चैप्टर में बताया, मोस्ट अबेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लेबर। भाई सबसे ज्यादा अवेलेबिलिटी किस चीज की है? लेबर की है। एग्रीकल्चर में अगर मॉडर्नाइजेशन होता और कुछ इस तरीके से होता कि लेबर की जरूरत बढ़ जाती तो मजा आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैकेनाइजेशन आने की वजह से जो लेबर की रिक्वायरमेंट थी वो और कम हो गई, और जब लेबर की रिक्वायरमेंट कम हो गई, एग्रीकल्चर फील्ड से उनको पैसा मिलना बंद हो गया, तो इन लेबर के पास कोई चॉइस बची नहीं। बहुत सारे लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, पास के किसी टाउन या शहर में चलते हैं, या पास के किसी विलेज में चलते हैं जहां पे दिहाड़ी पे काम मिल सके, कम से कम अपना खाना पीना तो चलेगा। कुछ इन लेबर्स में जो टैलेंटेड लॉट थे वो कुछ नॉन फार्म सेक्टर्स में घुस गए, तो कुछ प्लम्बिंग का काम करने लगे, कोई इलेक्ट्रिसिटी का काम करने लगा, कोई डेयरी सेक्टर में इन्वॉल्व हो गया, कोई मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व हो गया। फिर भाई अगर आप नॉन फार्म सेक्टर की बात करिए गांव में, तो नॉन फार्म सेक्टर भी देखिए ज्यादा बड़ा है नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100% में से जो 75% लोग थे पालमपुर में, वो तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, फार्मिंग में इन्वॉल्व थे। फार्मिंग के अलावा केवल 25% कह लीजिए लोग ऐसे थे जो नॉन फार्म एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। तो मान लीजिए कि 100 वर्कर्स हैं रूरल एरियाज में इंडिया में, तो लगभग 24 या 25 ही इन्वॉल्व है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। और ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज नाना प्रकार की होती हैं। इस चैप्टर में जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज की बात की, जैसे डेयरी की बात कर लीजिए, मैन्युफैक्चरिंग की बात कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट की बात कर लीजिए, ये बस कुछ एग्जाम्पल्स देखे हमने। इनके बहुत से सब टाइप्स हैं, और बहुत प्रकार की नॉन फार्मिंग सर्विसेज होती हैं वहां पे। जैसे फिशिंग जोड़ लीजिए, तो कोस्टल एरियाज में फिशिंग करके भी जाते हैं, बहुत है नाना प्रकार के। ठीक है, लेकिन होता यह है कि इन नॉन फार्म एक्टिविटीज में जो लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, उनका नंबर बहुत कम होता है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ज्यादा नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज इन्वॉल्व हो एक विलेज में। क्यों? इसके कुछ फायदे हैं। नॉन फार्म एक्टिविटीज में ज्यादा जमीन की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत कम लैंड में नॉन फार्म एक्टिविटीज करी जा सकती हैं, और बहुत ही कम अमाउंट ऑफ कैपिटल के साथ ये नॉन फार्म एक्टिविटीज चलाई जा सकती हैं। भाई कुछ ऐसी नॉन फार्म एक्टिविटीज होती हैं इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग जैसी, जिसमें कैपिटल ज्यादा लगता है, कुछ में कैपिटल कम भी लगता है। तो जरूरी ये है कि नॉन फॉर्म एक्टिविटीज के लिए जो बैंक है वो लोन बहुत आसानी से दें। अगर लोन लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अवेलेबल होगा, तो कहीं ना कहीं लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे किसी ना किसी तरीके से नॉन फॉर्म एक्टिविटी में। क्योंकि जो लोग किसानी एग्रीकल्चर फील्ड में स्ट्रेस्ड है, उनके पास अपनी सेविंग हो, इसके चांसेस तो बहुत ज्यादा कम है। और खास बात यह है, another thing which is essential for expansion of non-farm activities is to have markets where the goods and services produced can be sold। तो जरूरी यह है कि कहीं ना कहीं हमारे गांव को मेन लैंड से टच किया जाए, मेन लैंड से मिलाया जाए, इंटीग्रेट किया जाए प्रॉपर लॉजिस्टिकल और प्रॉपर ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो कि हमारी सरकार कर भी रही है बहुत तेजी से, नो डाउट अबाउट दैट। ताकि भाई गांव में अगर कोई नॉन फॉर्म एक्टिविटी शुरू होती है, तो जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसको इमीडिएट बेसिस पे टाउन्स और सिटीज में पहुंचाया जा सके। तो भाई मिल्क, जेगरी और व्हीट जैसे जो प्रोडक्ट्स हैं जो गांव में प्रोड्यूस होते हैं, आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं। इनको नॉन फॉर्म एक्टिविटीज के थ्रू शहरों में पहुंचाना, नॉन फॉर्म एक्टिविटीज के थ्रू मान लीजिए छोटे मोटे कोई बास्केट वीविंग इंडस्ट्री, जूट मेकिंग इंडस्ट्री, उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट में पहुंचाना, ये बहुत प्रोएक्टिव बेसिस पे होना चाहिए।
और जितनी तेजी से हमारे जो गांव है वो टाउन्स और सिटीज के साथ कनेक्ट हो जाएंगे रोड्स, ट्रांसपोर्ट और टेलीफोन से, उतनी ही तेजी से नॉन फॉर्म एक्टिविटीज में जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आगे आने वाले सालों में बहुत तेजी से बढ़ेंगी। तो चैप्टर नंबर 1 खत्म होता है। चैप्टर नंबर 2, 3, 4 भी मैं आपके लिए जल्दी खत्म करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना, हो सके तो कमेंट भी कर देना। लाइक और कमेंट कर देना, शेयर एक बार को ना भी करो, ताकि एंगेजमेंट बढ़ जाए। हैव अ ग्रेट डे।